बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 22 में हमने पढ़ना है विटामिन ई। तो विटामिन ए और डी के बाद हमारा जो थर्ड विटामिन ई है, और ये भी फैट सोलबल है क्योंकि 4 विटामिन फैट सोलबल हैं, ए डी ई एंड के। इसके बाद हम विटामिन के पढ़ेंगे, तो ये भी फैट सोलबल है। और दूसरा मेंटेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये वाला जो विटामिन है ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारी रिप्रोडक्शन में है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्म बन रहे हैं, तो उसको भी प्रॉपर अंदाज में बढ़ने के लिए या प्रॉपर वे में बढ़ने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत है। और फिर फीमेल में ये वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए और उसके रिजल्ट में जो एग प्रोडक्शन हो रही है उसको मेंटेन रखने के लिए विटामिन ई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ई मेल के अंदर कम हो जाता है या फीमेल के अंदर कम हो जाता है तो इससे हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। और यह भी हम बात करते हैं कि इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। विटामिन ई के लिए हम कुछ और नाम भी बोलते हैं, इसको आप टोकोफेरोल भी कह सकते हैं, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर। देखें इसके नाम ज़रा, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। तो ये जो स्टेरिलिटी होती है, कंडीशन होती है जिसके रिज़ल्ट में ये जो ऐसे आप कह सकते हैं फीमेल हैं जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं ये बांझपन हम कहते हैं उर्दू में। तो इस कंडीशन को में हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलिटी। ठीक हो गया। तो ये एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है जो स्टेरिलिटी को ख़त्म करता है, विटामिन ई। और उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, कुछ आयंस वगैरह चले जाते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन से आगे, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में नुकसान का बायस बनते हैं, उससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है। टॉक्सिसिटी से आगे आप कह सकते हैं एड्स पैदा हो सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर है, ठीक है, कि ये फ्री रेडिकल को वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाने देगा और उनसे टॉक्सिसिटी पैदा नहीं करने देगा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी कौन सी खसूसियात हैं, तो ये स्टेबल है। एक तो ये फैट सोलबल पहले इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा ये स्टेबल है टू हीट एंड एसिड, कि अगर आप इसको गर्म करें या इसको आप किसी एसिडिटी इन्वायरमेंट में रखें तो विटामिन ई के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ना तो इसके ऊपर हीट का असर है ना इसके ऊपर एसिड्स का असर है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं जो विटामिन ई है जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो अल्फ़ा टोकोफेरोल है। तो ये वाला जो विटामिन ई है सब ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। और उसके बाद ये डेरिवेटिव है कंपाउंड टकोल। तो ये टकोल एक कंपाउंड होता है, तो ये विटामिन ई को हमने यहाँ से निकाला हुआ है, ये टकोल से विटामिन ई बने हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम विटामिन ई के सोर्स की बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये विटामिन ई अकर्स इन नेचर एज लाइट येलो ऑयल। तो ये एक लाइट येलो ऑयल के तौर पे आपको नेचर में मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी एनिमल सोर्स की बात करें तो ये जो एग योक होती है, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, उसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। मिल्क, ये जो हम दूध पीते हैं, ठीक हो गया, इसके अंदर विटामिन ई होता है। लीवर के अंदर, जानवरों का जो लीवर होता है जिसको हम कलेजी कहते हैं, इसके अंदर पाया जाता है। चीज़, पनीर जो होता है, बटर, ये मक्खन वगैरह होता है, तो इन सब के अंदर विटामिन ई आपको मिलता है। और लास्ट पर अगर हम इसके प्लांट सोर्स की बात करें तो ये जो वीट जम ऑयल, ठीक है, ये गंदम का जो हम ऑयल बनाते हैं, इसके अंदर विटामिन ई होता है। कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, ये जो कपास के सीड का जो ऑयल बनाते हैं इसके अंदर विटामिन ई होता है। और ये जो पीनट ऑयल है, ये जो मूंगफली होती है, इससे हम जो ऑयल बनाते हैं, तो ये सारे इसके प्लांट ओरिजिन है कि प्लांट्स के अंदर हमें इन ज़राए से आप कह सकते हैं विटामिन ई मिल सकता है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।